हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने पहले ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और फिर बीच में इसकी मतलब हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो था कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या था और उसके ड्रॉबैक्स क्या थे और फिर नील बोर्नियो ने कैसे ठीक किया था। उसके बाद हमने बीच में थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे। सो अगर आपको इस चैप्टर की लास्ट वीडियो याद नहीं है या आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है तो पहले आप वो करके आ सकते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सो हमें पढ़ना था बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। सो बोर्स मॉडल ऑफ एटम जो है ये एक तरीके से रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम को ठीक करके, मतलब जो भी उसके ड्रॉबैक थे उसको ठीक करके एक अलग मॉडल दिया गया है। ठीक है, और ये दिया था नील बोर्ड ने, ऑफकोर्स उनके नाम पे ये मॉडल है। सो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इस चैप्टर से रिलेटेड, जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि जो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक थे वो थे कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसने ये नहीं बताया था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो फिर वो न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स क्यों नहीं होता। क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि जो फिज़िक्स में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उसके हिसाब से अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे रोटेट करता है एक्सलेटेड मोशन में तो वो एनर्जी लूज़ करेगा और फाइनली जिसके भी अराउंड वो लूज़ कर रहा है एनर्जी उस पर जाके टकरा जाएगा। अगर यही चीज़ एटम में होती तो फिर वो स्टेबल नहीं होता, बट एटम तो स्टेबल है। सो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एटम नील बोर्ड ने यह बताया था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्टेन ऑर्बिट्स में रोटेट करते हैं, आई मीन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और सर्टेन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करते। ठीक है, एक अलग ऑर्बिट में पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, उनका रेडियस फिक्स्ड होता है। ठीक है, अलग अलग फिक्स्ड रेडियस में वो रिवॉल्व करते हैं और इस वजह से उनकी जो एनर्जी लूज़ है, मतलब जो एनर्जी होती है वो लूज़ नहीं होती है। ठीक है, इवन आफ्टर हैविंग एन एक्सलेटेड मोशन। तो ये हमने लास्ट में बात करी थी। अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो बोर्स मॉडल रदरफोर्ड को मॉडिफाई करके जो उन्होंने दिया है वो क्या है। सबसे पहले कि एन एटम इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये चीज़ हमें पता है कि जो एटम है वो 3 पार्टिकल से बनाया गया है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। अगला पॉइंट भी सेम है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एक स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो एटम के सेंटर पे प्रेजेंट होता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल और शेल। अब यहाँ से जो मॉडिफिकेशन है रदरफोर्ड की वो स्टार्ट हो गई है, जो बोर मॉडल में थी, कि इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं रैपिडली अराउंड न्यूक्लियस वो करते हैं एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में जिन्हें हम एनर्जी लेवल कहते हैं या शेल्स कहते हैं। ठीक है, सो द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड एनर्जी लेवल और शेल्स। फिर देयर इज़ अ लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच ईच एनर्जी लेवल कैन होल्ड। जो एनर्जी लेवल्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हर एनर्जी लेवल में वो फिक्स नंबर में प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक हर एनर्जी लेवल की एक लिमिट होती है कि वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक शेल में आप 8 कर दो, दूसरे में बहुत ज़्यादा कर दो, मतलब एक में सिर्फ 8 हैं, एक में उससे ज़्यादा हो गई। ठीक है, ऐसा नहीं है। हर एनर्जी शेल एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही अकोमोडेट करता है, मतलब फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही अपने अराउंड रिवॉल्व करा सकता है। अगर हम उससे ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा कि वो जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। सो एक लिमिट होती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी लेवल होल्ड कर सकता है। ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर एनर्जी लेवल का मतलब हर शेल का एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, मतलब हर एक एनर्जी शेल में एक फिक्स्ड अमाउंट एनर्जी प्रेजेंट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और अगर मतलब यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं उसकी लिमिट से ज़्यादा, जो हमने 4th पॉइंट में देखा, तो क्या होगा, वो जो एटम है वो न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स कर जाएगा। और फिर लास्ट वाला पॉइंट मेन जो बोर्ड ने ऐड किया था वो ये है कि देयर इज़ नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज लॉन्ग एज दे कीप रिवॉल्विंग इन द सेम एनर्जी लेवल। मतलब अगर वो उसी एनर्जी लेवल में जो एनर्जी लेवल उनसे एसोसिएटेड है, अगर वो उसी में रिवॉल्व करते रहेंगे तो उनका एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ठीक है, और जो एटम है वो स्टेबल रहेगा। सो इसीलिए हमने पढ़ा अभी कि हर एनर्जी लेवल, मतलब हर शेल, हर उसका ऑर्बिट का एक खुद का एनर्जी लेवल होता है और उस एनर्जी लेवल में पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स ही रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, जो लास्ट वाले पॉइंट में बताया है कि अगर ऐसा नहीं होता तो उनकी एनर्जी में चेंज आएगा। लास्ट वाले पॉइंट में लिखा है ना कि एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, कब, जब इलेक्ट्रॉन्स अपने सेम एनर्जी लेवल में रोटेट कर रहे हैं। बट अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी लूज़ करेंगे और जो फिर रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था
कि वो इलेक्ट्रॉन्स कोलैप्स कर जाएंगे न्यूक्लियस में, वो चीज़ हो जाएगी और जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सो एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन्स कीप रिवॉल्विंग इन द सेम एनर्जी लेवल द एटम्स रिमेन स्टेबल बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट लूज एनर्जी। अब ये जो शेल्स होते हैं ये नेम्ड होते हैं KLMNO। ठीक है, बेसिकली हमें 4 ही पढ़ने हैं, KLMN, और ये होल्ड करते हैं 2, 8, 18, 32 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये एक पैटर्न होता है, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये होल्ड करते हैं। ये बोर मॉडल था। ठीक है, अभी इसकी कोई ड्रॉबैक नहीं है, मतलब हमें कोई इसकी ड्रॉबैक नहीं पढ़नी है। ये मॉडल जो है ये फॉलो होता रहा है, और ये जो शेल्स हैं, ये जो मतलब इनकी थ्योरी थी, कंसेप्ट था बोर का, ये सही था। अब नेक्स्ट आते हैं हम एटॉमिक नंबर पे। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हम कैसे डिफाइन करेंगे? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। सिर्फ प्रोटॉन्स ही क्यों, इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं? अभी देखते हैं। एटॉमिक नंबर ये है कि कितने प्रोटॉन्स एक एटम में प्रेजेंट हैं एक एलिमेंट के, उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होते? हमने अभी देखा कि एक जो एटम है उसमें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ एक न्यूट्रल एटम में ही इक्वल होते हैं। अगर उस एटम पे चार्ज है, मतलब अगर वो आयन है, तो उस केस में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होते। ठीक है, सो अब देखो एटॉमिक नंबर तो हर एलिमेंट का फिक्स्ड रहता है, तो हमें एक ऐसी क्वांटिटी देखनी है जो फिक्स्ड रहे। सो हम इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर नहीं करते। अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स लिखना है तो आप लिखोगे एटॉमिक नंबर में कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन न्यूट्रल एटम, मतलब अगर आप प्रोटॉन्स की जगह इलेक्ट्रॉन्स करते हो तो आपको यहाँ पे न्यूट्रल वर्ड ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और वो कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों डेफिनेशन सही हैं, बस अगर आप इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं तो यहाँ पे न्यूट्रल एटम आएगा। अगर न्यूट्रल एक वर्ड आप ये नहीं लिखते तो आपकी पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, वन न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डजंट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, इट ऑलवेज रिमेन सेम। जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एक एलिमेंट का वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, वो फिक्स्ड रहता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हमेशा सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। और किसी भी एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें दो चीज़ें बताता है कि उसमें कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम, वन एटम ऑफ एलिमेंट, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन न्यूट्रल एटम ऑफ एलिमेंट। देखो मैंने कहा था ना, अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रल नहीं लगाता सो दोनों डेफिनेशंस तो सेम हो जाती है ना, बट यहाँ पे न्यूट्रल लगाना ज़रूरी है बिकॉज प्रोटॉन्स के लिए तो कैसा भी एलिमेंट हो, चाहे वो न्यूट्रल हो या न्यूट्रल ना हो, प्रोटॉन्स हमेशा सेम रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं एटॉमिक नंबर निकालने के लिए, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो एटम है, जिसके मतलब वो जो एटम प्रेजेंट है वो न्यूट्रल है कि नहीं। जिस एलिमेंट के एटम का हम एटॉमिक नंबर निकाल रहे हैं वो न्यूट्रल है कि नहीं है। नेक्स्ट आते हैं मास नंबर पे, जिसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, दोनों सेम चीज़ हैं। सो मास नंबर या एटॉमिक मास क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स मास नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स मास नंबर। सिंपल फार्मूला बनता है इसका, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक और फार्मूला भी लिख सकते हैं इसका कि मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक मास प्लस मैंने गलत बोल दिया, मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जहाँ पे ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखा है वहाँ पे हम एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और मास नंबर को एटॉमिक मास भी कहते हैं। फिर जो मास नंबर होता है किसी भी एक एलिमेंट का, उसको हम डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, मतलब अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन में बोला जाता है ए ऑफ दिस एलिमेंट इज़ 20, तो इसका मतलब यह है कि उसका मास नंबर 20 है। फिर द मास नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज़ नोन एज द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब एटॉमिक मास नंबर को हम एटॉमिक मास भी कहते हैं किसी भी एक एलिमेंट का। और नीचे वही सेकंड फॉर्मूला जो मैंने बताया था कि मास नंबर और एटॉमिक मास, मैं बार बार भी बोल रहा हूँ, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? दे कैन बी रिलेटेड एज मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मतलब जहाँ पे ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स था यहाँ पे हमने एटॉमिक नंबर कर दिया, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ हैं, और प्लस में न्यूट्रॉन्स प्लस हो रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस हो रहे हैं। फिर इस तरीके से एक जनरल
वो होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है एक एलिमेंट की इन टर्म्स ऑफ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। यहाँ पे लिखा जाता है उस एलिमेंट का सिंबल, यहाँ पे मास नंबर ऊपर की तरफ और यहाँ पे एटॉमिक नंबर नीचे की तरफ। और ये चीज़ें हमेशा उसके सिंबल से पहले लिखी जाती हैं, आगे नहीं, क्योंकि अगर आगे लिखेंगे तो वो पावर की फॉर्म में नज़र आएगा। तो अगर हम लिख रहे हैं कार्बन, तो हमने ये सी बनाया, ठीक है, और उसके ऊपर फिर यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर, और नीचे उसका एटॉमिक नंबर। सिमिलरली नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास नंबर 14, एटॉमिक नंबर 7। सोडियम, सोडियम का मास नंबर 23, एटॉमिक नंबर 11। तो इस तरीके से हम जनरली एक एलिमेंट को डिटेल्ड में लिखते हैं, ठीक है। सिंपल तो हम CN/S ये सब भी लिख सकते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, बट अगर हमें थोड़ा डिटेल में लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं कार्बन और उसके ऊपर पीछे की तरफ उसका मास नंबर, नीचे पीछे की तरफ उसका एटॉमिक नंबर। अब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज रहते हैं। इनकी अरेंजमेंट को इस तरीके से होती है। पहले हम इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो मतलब हमने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का तो देख लिया कि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट अब जो बाहर अभी हमने देखा कि जो बोर्ड ने बताया इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, हर ऑर्बिट में फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो कैसे अरेंज रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज फ्रॉम अ नेगेटिव क्लाउड आउटसाइड द न्यूक्लियस। नेगेटिव क्लाउड का मतलब है कि एक नेगेटिव एरिया सा बना लेते हैं न्यूक्लियस के बाहर। In this, electrons are arranged according to their potential energy in different energy levels or shells। मतलब कि अब इस क्लाउड में, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी अपनी एनर्जी के हिसाब से अपने अपने शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। जितनी उन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी है उसी के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट एनर्जी शेल्स में रहते हैं, ठीक है। मतलब मान लो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, जस्ट एग्जांपल के लिए ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी है तो वो थर्ड शेल में है, ठीक है। फिर एक इलेक्ट्रॉन के पास थोड़ी कम एनर्जी है, वो एन शेल में है, ठीक है। किसी के पास और कम है, वो एल शेल में है। तो अपने अपने एनर्जी के हिसाब से वो अपने अपने शेल्स को चूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर क्या होगा, अगर मान लो किसी इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी है और वो किसी ऐसे शेल में चला गया जहाँ कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा कि जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल एनर्जी इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और शेल्स। अपनी अपनी एनर्जी के हिसाब से अपने अपने शेल्स में, अलग अलग एनर्जी लेवल्स में, अलग अलग एनर्जी शेल्स में वो प्रेजेंट होते हैं। फिर अब यहाँ पे प्रॉपर है कि जो शेल्स हैं वो किस तरीके से रहते हैं। ये जो सेंटर में पॉजिटिव है ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड फर्स्ट एनर्जी शेल को हम के शेल कहते हैं। ये के है, इसमें जो के शेल होता है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते के शेल में। फिर सेकंड एनर्जी शेल एल शेल होता है जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। थर्ड एनर्जी शेल होता है एम शेल जिसमें 18 प्रेजेंट होते हैं। और फोर्थ एनर्जी शेल होता है एन शेल जिसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और किसी भी एटम का, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो उसका हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो किसी भी एटम का उस आउटर मोस्ट शेल होगा, भले ही उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी क्यों ना हो, पर वो उसका हाईएस्ट एनर्जी लेवल वाला शेल होगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, वन वर्ड में आ जाता है कि डैश सेल ऑफ एन एटम हैज़ हाईएस्ट एनर्जी लेवल। सो कौन सा शेल, इनर मोस्ट या आउटर मोस्ट शेल। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस शेल्स ऑफ द एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है एलिमेंट की? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस शेल्स ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मतलब कि जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं अलग अलग शेल्स में एक एटम के, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। डेफिनेशन आप याद कर लेना। बेसिकली अगर हमें समझना हो तो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 8, ठीक है। तो 8 जो होता है वो किस तरीके से अकोमोडेट होगा? देखो फर्स्ट एनर्जी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो 2 आ गए। अब 8 में से 2 तो आ गए, कितने बचे? 6 बचे, तो वो 6 सेकंड वाले में आ गए, ठीक है। अगर हम थोड़ा दूसरा एग्जांपल लें, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, मान लो क्लोरीन का ले लेते हैं। क्लोरीन का 17 होता है, तो फर्स्ट शेल में तो 2 ही आएंगे, 2 आ गए। अब कितने बचे? 17 में से 2 गए 15। तो अब क्या मैं 15 यहाँ लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि सेकेंड शेल मैक्सिमम
8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, ये सिर्फ 8 कर सकता है ना। सो यहाँ पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 की जगह 8 कर देंगे, क्योंकि वो मैक्सिमम 8 कर सकता है। अब 8 और 2 10, कितने बचे 7, तो लास्ट में यहाँ पे 7। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 2 8 7। अब आपको इस एग्जांपल से समझ आ गया होगा। फिर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी पुट इन अ पर्टिकुलर शेल वॉज गिवन बाय बोर एंड बरी। इसका मतलब क्या है कि जो जैसे हमने देखा कि इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, अगले शेल में 8 हो सकते हैं, फिर 18, तो ये दिया किसने था। सो इट वॉज गिवन बाय बोर एंड बरी। सो इन्होंने क्या कहा था, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी एनर्जी लेवल ऑफ एटम इज गिवन बाय 2n²। ये एक फॉर्मूला होता है 2n², वेयर n इज़ द नंबर ऑफ दैट शेल, कि वो कौन से नंबर का शेल है। मतलब कि मान लो फर्स्ट शेल है तो n की वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 का स्क्वायर 2। सेकेंड शेल है तो 2 × 2 का स्क्वायर 8। इसी तरीके से थर्ड शेल है तो 2 × 3 का स्क्वायर, मतलब 2 × 9 18 हो गया। सो इसी तरीके से ये पैटर्न चलता रहता है, ठीक है। ये जो बोर एंड बरी ने दिया था उसका फर्स्ट पॉइंट है। बी पार्ट क्या है इसी का, कि द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इवन इफ इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू डू सो। मतलब कि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, वो हम एग्जांपल लेंगे पोटेशियम का। पोटेशियम जो होता है वो होता है 2 8 8 1। मतलब कि उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 19। तो अब 19 अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो नॉर्मली, मतलब मान लो अभी आपको ये चीज़ नहीं पता, मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट शेल 2 करता है, सेकेंड शेल 8 करता है, थर्ड शेल 18 करता है, ठीक है। सो अब अगर हमें 19 को करना है तो हम क्या करेंगे, 2 8 और 9, यही तो होगा, है ना, क्योंकि अभी तो हमने यही देखा। बट अब यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास आती है कि लास्ट वाला जो शेल है वो कभी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट नहीं कर सकता। तो हमें इसका भी 8 ही बनाना होगा, मतलब इस 9 को 2 में तोड़ना होगा, 8 में और 1 में। अब वो 8 से ज़्यादा क्यों नहीं करता लास्ट वाला, क्योंकि अगर वो 8 से ज़्यादा करेगा तो फिर जो आउटर मोस्ट शेल है वो स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि 2 8 18 1, 2 8 18 1 ऐसे हो सकता है, पर 2 8 18 या 2 8 9 ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, ड्यू टू एनर्जी लेवल्स। वो एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो एटम है वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो ये इनका सेकंड पॉइंट था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि आप कभी ऐसे 2 8 9 नहीं लिखोगे, ठीक है। लास्ट वाले शेल में कभी भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, इवन इफ इट हैज़ द कैपेसिटी टू डू सो। भले ही उसकी कैपेसिटी है 18 की कैपेसिटी है उसकी, बट वो 8 से ज़्यादा नहीं करेगा क्योंकि वो आउटर मोस्ट है। नेक्स्ट, electrons in an atom do not occupy a new shell unless all the inner shells are completely filled with electrons। मतलब कि ऑक्सीजन का मैंने एग्जाम्पल बताया था ना 2 6। अब इसको 2 6 को मैं ऐसे 2 × 2 मतलब 2,2,4 नहीं लिख सकता, मैं 6 को ऐसे 2 4 में स्प्लिट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी सेकेंड शेल जो है वो भरा नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन तब तक अगले शेल में नहीं जाएगा जब तक उससे पिछले वाला जो उसका शेल है वो फिल ना हो जाए, ठीक है। जब वो फिल होगा उसके बाद फिर वो आगे अगले शेल पे मूव करेगा। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखने वाले पॉइंट्स हैं, जो आगे बहुत यूज़ आएंगे। और मतलब अगर आपको ये पॉइंट नहीं आया समझ, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखोगे उसमें आप गलती कर दोगे। सो मेक श्योर कि ये जो चीज़ें आपको समझ आ जाए। ये हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के। लास्ट टॉपिक ये है सोडियम का हम लिख सकते हैं Na11 है तो 2,8 10 हो गए, और फिर 1 बचा तो 11। नियॉन 10 होता है तो 2,8। ऑक्सीजन 8 होता है तो 2,6। फर्स्ट शेल 2 ही अकोमोडेट कर सकता है तो हर जगह 2 है। क्लोरीन भी देख लेते हैं 287, ठीक है। फर्स्ट शेल 2 कर सकता है तो 2, सेकेंड शेल सिर्फ 8 कर सकता है, तो इसमें 8 तो कर दिए लेकिन काम नहीं बना, एक 1 एक्स्ट्रा बच रहा है तो 1 थर्ड शेल में आ गया। इसमें 8 आया सेकेंड शेल में, काम बन गया ख़त्म। इसमें 8 की कैपेसिटी थी, 6 ही आए तो ठीक है, 6 अकोमोडेट कर लिए उसने।
और इसमें 17 थे, सेकेंड शेल से काम नहीं बना, थर्ड शेल में जो बचे थे 7 वो हमने ऐड कर दिए। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे हमने इस चैप्टर का आधा पार्ट और मतलब हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस शेल बचे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।